आज हम आगाज करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पहला जो टॉपिक जिसको आज हम स्टडी करेंगे वो है एटम। एटम के लिए चंद एक बातें कि सबसे पहले एटम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टडी किया जाता है, यानी तारीखी पस मंज़र क्या है, एटम को हिस्ट्री के हवाले से कब से स्टडी किया जाता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम, हिस्ट्री के हवाले से एटम का जो नॉलेज है, एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो कब से डेवलप हुआ। तो इसी असना में सबसे पहले स्टडी किया जाता है रोल ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स। रोल ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स का मतलब यूनानी साइंटिस्ट का जो रद्द अमल है, जो यूनानी साइंटिस्ट का रोल है एटम की हिस्ट्री में, सबसे पहले उसको स्टडी किया जाता है। ये 17th सेंचुरी की बात है। रोल ऑफ ग्रीक फिलोसफर, ये 17th सेंचुरी 17वीं सदी से पहले की बात है, जब ग्रीक फिलोसफर ने एटम के मुतालिक कॉन्सेप्ट दिया, एटम के लिए कॉन्सेप्ट्स पेश किए। इनका ये मानना था कि अगर मैटर को डिवाइड किया जाए, मैटर डिवाइडेड अगेन एंड अगेन कि अगर ना मैटर को बार बार उसको तकसीम किया जाए, अगेन एंड अगेन से मुराद क्या है, बारहा मर्तबा एटम को अगर डिवाइड किया जाए, बार बार एटम को तोड़ा जाए, तो एट द एंड अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विल फॉर्म, एक बहुत छोटा सा पार्टिकल बन जाएगा। अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक बहुत छोटा जरा वजूद में आ जाएगा, बहुत छोटा सा पार्टिकल वजूद में आ जाएगा। विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। विच कैन नॉट फर्दर डिवाइड, जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। तो वो जो ज़रा फर्दर तकसीम नहीं हो सकता ना, उसको बाद में चल के उस ज़र्रे को, उस पार्टिकल को एटम का नाम दिया गया। यानी रोल ऑफ ग्रीक फिलोसफर ये है कि अगर मैटर को अगेन एंड अगेन बार बार डिवाइड किया जाए, तो एट द एंड लास्ट पे एक ऐसा पार्टिकल बन जाएगा कि जिसको फर्दर डिवाइड करना, जिसको मजीद तकसीम करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इन पार्टिकल्स को कहा जाता था इंडिविजिबल पार्टिकल्स। इंडिविजिबल पार्टिकल्स का मतलब नाकाबिले तकसीम, जिसको तकसीम ना किया जा सके। अब एक बहुत खूबसूरत शॉर्ट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ डेमोक्राइटस एंड अदर वन ग्रीक फिलोसफर, ये भी एक ग्रीक फिलोसफर है, ग्रीक साइंटिस्ट है। इसने ना सबसे पहले ये जो वर्ड एटम है, ये सबसे पहले डेमोक्राइटस ने ही डिराइव किया। एक्चुअली डेमोक्राइटस ने इन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को, वो नाकाबिले तकसीम पार्टिकल्स जो 17th सेंचुरी से पहले जिनके मुतालिक कंसेप्ट दिया गया, उन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को, नाकाबिले तकसीम पार्टिकल्स को नाम दिया एटम का। एटम एक ग्रीक वर्ड एटमस से डिराइव किया गया। ग्रीक वर्ड एटमस एक ग्रीक वर्ड है जिससे एटम को डिराइव किया गया, जिससे एटम को अख्ज़ किया गया, जिससे ये वर्ड एटम वजूद में आया। उस वर्ड को एटमस वो वर्ड है जिससे ये वर्ड एटम वजूद में आया। और इस एटमस के मीनिंग्स भी इंडिविजिबल है। इस एटमस का मतलब भी इंडिविजिबल है, यानी ना काबिले तकसीम। पर जो पार्टिकल्स नाकाबिले तकसीम है ना, तो उन्हीं नाकाबिले तकसीम पार्टिकल्स को एटमस, एक वर्ड जिसके मीनिंग्स नाकाबिले तकसीम है, जिसका मतलब इंडिविजिबल है, उसको एटमस से एटम
बना के उसको वर्ड एटम डिराइव किया गया। नेक्स्ट आ जाए, लेकिन उससे पहले एक बात और, ये जो रोल ऑफ ग्रीक फिलोसफर है, रोल ऑफ ग्रीक फिलोसफर जो है ना, ये किसी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पर बेस नहीं करता। याद रखिएगा, ये जो रोल ऑफ ग्रीक फिलोसफर है, ये जो है डज नॉट बेस ऑन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ग्रीक फिलोसफर का रोल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पर कोई मुनहसर नहीं है। इसलिए ये जो ग्रीक फिलोसफर्स का रोल है, या जो एटम के मुतालिक उनका ख्याल है, उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखा गया। उसके बाद आता है वर्क ऑफ 17th सेंचुरी। तो 17वीं सदी में ये देखा गया, इस बात को डिस्क्लोज किया गया कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत सारे कंपाउंड का हिस्सा हैं। मसलन जैसे हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन है, एंड मैनी मोर। इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत सारे कंपाउंड्स का हिस्सा है, बहुत सारे कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं। और साथ में इस बात को भी स्टडी किया गया कि how atom combine to form compounds, के एटम के मिलने से कंपाउंड कैसे बनता है, एंड कंपाउंड डिसोसिएट, और दोबारा से कंपाउंड डिसोसिएट कैसे होते हैं इनटू एलिमेंट्स, और दोबारा कंपाउंड जो है वो एलिमेंट में कैसे डिसोसिएट होते हैं। 17th सेंचुरी का जो रोल है, जो 17th सेंचुरी का वर्क है, उसके लिए ये दो बातें याद रखना होती हैं एटम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन वाज अ साइंटिस्ट, और 1808 में जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, या जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बाज़ दफ़ा इसको डाल्टन थ्योरी भी कहा जाता है, इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। और इस थ्योरी का जो प्राइम पास्टुलेट है, जो इसका बेसिक पास्टुलेट है, वो क्या है कि जो मैटर है, जो मादा है, इज कंपोज्ड ऑफ, जो मैटर है ना वो बना हुआ है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, मादा बना हुआ है डिफरेंट एलिमेंट से। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो मैटर है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। और वो कौन से एलिमेंट, जो डिफरेंट एटम पर मुश्तमिल हैं, और उन एटम का आपस में प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटम दैट आर डिफर इन प्रॉपर्टीज। लेकिन इसके साथ ही साथ में कुछ और भी पास्टुलेट्स हैं जो इसके बेसिक पास्टुलेट्स नहीं है, लेकिन इससे रेलेवेंट है। उनमें सेकंड पास्टुलेट क्या है कि जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स कंटेन अलाइक एटम्स। जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एटम जो है वो एक जैसे एग्जिस्ट करते हैं। इससे क्या मुराद है? इसे मतलब यह है कि फर्ज करें ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट बनता है कि ये जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर जो एटम एग्जिस्ट करते हैं वो भी एक्चुअली सेम है, एक जैसे एटम एग्जिस्ट करते हैं। मतलब हाइड्रोजन के इस एलिमेंट में हाइड्रोजन के जो एटम्स पाए जाते हैं वो बिल्कुल अलाइक हैं, वो बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन इसने अपने थ्योरी में एक बात और भी लिखी कि ये जो एक ही एलिमेंट के एटम हैं दे आर अलाइक। अलाइक से मुराद सेम है। कैसे सेम है? दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, कि ये जो एटम है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज और
एक ही एलिमेंट में पाए जाने वाले एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हैं। और साथ ही साथ इसने ये भी बताया कि इनका साइज एंड मास, साइज और मास के हवाले से भी एक एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले तमाम एटम जो हैं वो एक्चुअली सेम होते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये बाद में जाके किसी तरह से इसको गलत साबित किया गया, जब ये पता लगा कि एक ही एटम के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं वो जो सेम नहीं है। मतलब जैसा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो एक एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपस में सेम नहीं। इसके साथ जो अगली बात है, जो थर्ड वन इसका पास्टुलेट है, वो इससे भी ज्यादा है में जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। जॉन डाल्टन ने ये कहा कि अगर एटम का वजूद ना हो, विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एटम के वजूद के बगैर, भाई अगर एटम एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो दो ऐसे लॉज हैं जिनको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। दो ऐसे लॉज हैं जिसकी बुनियाद ही खत्म हो जाती है। वो कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें रिएक्टेंट्स का मास मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, आसान अल्फाज में ये बनता है कि जो मास है कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो मास को, ना तो मैटर को पैदा किया जा सकता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फर्ज करें 18 ग्राम है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 18 ग्राम ही होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट्स की जो मिकदार है वो 18 ग्राम से बढ़ जाती है ना, तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी तरह से मास की कंसंट्रेशन या मास खुद से पैदा हो गया, तो वो बात अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा लॉ, जो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक इसने कहा कि अगर एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होता तो इस लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक फिक्स तनासुब है। किस चीज का फिक्स तनासुब है जी? देखें, फर्ज करें कि मैं ना ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के फॉर्मेशन होती है H2O की। अब इसमें ना जब भी वाटर की फॉर्मेशन होगी तो हाइड्रोजन का कितना मास है? 2, ऑक्सीजन का मास है 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सिंपलेस्ट रेशो 1:8 बनती है। कहने का मकसद यह है कि जब भी वाटर की फॉर्मेशन होगी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मास रेशो है वो 1:8 ही रहेगी। या आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर ले कि हाइड्रोजन, इसकी वाटर की फॉर्मेशन के लिए 1 मोल हाइड्रोजन और इसको बैलेंस करें तो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के मिलने से 2 मोल ऑफ वाटर बनता है। अगर पानी के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का जो मास है उसको देखें तो वो 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है। यानी जब भी किसी भी तरह से पानी की फॉर्मेशन करें तो उसमें मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम ही रहेगा और मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम ही रहेगा। अगर मास ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में यहां पे कुछ चेंज करें तो फिर वो वाटर नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। तो किसी भी प्योर कंपाउंड में, किसी भी प्योर सब्सटेंस के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं ना, कंपोनेंट से मुराद जिन चीजों पर वो मुश्तमिल है, उन कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन हमेशा, उसकी मास की जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। दिस वन इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यानी इन आ प्योर सैंपल से मेरी मुराद कंपाउंड है, वो तमाम सैंपल्स जिनका केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री में मौजूद है, दैट आर कॉल्ड कंपाउंड्स।
उन कंपाउंड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट से मतलब उनके एलिमेंट्स, हैव कांस्टेंट मास रेशियो। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे जैसे CO2 मैंने आपसे कहा H2O, इसी तरह से मैंने आपसे कहा HCl, HBr। ये जितने भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं ये प्योर हैं और ये कंपाउंड्स हैं। इनके अंदर ना इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनके एटम, इनके एलिमेंट्स की जो मास रेशियो है वो फिक्स है। यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। जैसे ये कार्बन का मास 12 ग्राम होगा और ऑक्सीजन 32 ग्राम। अगर एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। तो इसका मतलब है कि ये वाला मास रेशो हमेशा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा उसमें मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ कार्बन की रेशो फिक्स रहेगी। इसी तरह इस 2O के अंदर देख ले, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी मास रेशियो फिक्स है। इसी तरह जितने भी कंपाउंड्स जो प्योर सैंपल हैं उन सब के अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनके एलिमेंट्स की जो कंसंट्रेशन है, जो मास रेशियो है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम के मुतालिक चंद बातों को डिस्कस किया। अभी एक दो बातें और डिस्कस करना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो टेक्स्ट बुक का कंसर्न है उसमें सबसे इस क्वेश्चन के बाद आपको याद करना होता है, आपको सीखना पड़ता है एटम की डेफिनेशन। तो एटम की डेफिनेशन, एटम को दो तरह से डिफाइन करेंगे हम। सबसे पहले याद रखिएगा ये जो एटम है ये अगर इसको देखा जाए तो ये वर्ड एटम दो वर्ड्स का मजमूआ है, एक है आ और एक है टोमी। टोमी। आ से मुराद होता है नॉट, एब्सेंट। टोमी से मुराद है टू, कट। ओवरऑल ना एटम के मीनिंग्स ये बन गए कि जिसको काटा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी कट। वो पार्टिकल जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड एटम। एटॉमी से मुराद है कि द पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी कट, जिसको फर्दर काटा नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड एटम। ये वही बात है कैन नॉट बी कट का मतलब क्या हुआ? इंडिविजिबल। जो नाकाबिले तकसीम है वही तो काटा नहीं जा सकता, और जो काटा नहीं जा सकता उसी को एटम कहते हैं। अब ना ये बात पुरानी हो गई, इंडिविजिबल, काटा नहीं जा सकता। अब फर्दर एटम को तकसीम किया जाने लगा। एटम के अंदर सैकड़ों पार्टिकल्स, 100 ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ऐसा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा। और उन 100 पार्टिकल्स में से भी हर पार्टिकल को, चंद पार्टिकल्स को आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। मतलब इंडिविजिबल पार्टिकल जो एटम था, ये इसके पीछे जो कंसर्न था वो खत्म हो चुका। लेकिन हम आज भी एटम को इंडिविजिबल मान के ही चलते हैं, क्योंकि वर्ड जो एटम इस्तेमाल करना है, एटम जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब इंडिविजिबल ही रहता है। हालांकि एटम इंडिविजिबल अब नहीं रहा। एटम की दूसरी डेफिनेशन, एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो छोटे से छोटा जरा है। पहली बात, जो कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजाद रह भी सकता है और आजाद नहीं भी रह सकता। आजाद रहने और आजाद ना रहने से मुराद है कि जैसे फर्ज करें एक एटम है हीलियम, तो ये जब भी मिलेगा इसी तरह से अकेला मिलेगा। मतलब इसको किसी के साथ बॉन्ड बना के, किसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है। इससे मुराद क्या है कि एक हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम वो पार्टिकल है जो कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो या तो आजाद रह सकता है और आजाद नहीं, बस दोनों बातें हैं। एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है ना, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स। अब वो 121 तक या 128 तक मौजूद है। तो वो जो
118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 6 ऐसे हैं जिनको नोबल गैसेस कहा जाता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से मैंने लिखा कि कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और बाकी जो 112 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल का हिस्सा हैं, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और दूसरी बात जो एटम की डेफिनेशन के लिए है वो क्या, कि एटम वो छोटा पार्टिकल है दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में बज़ाहिर तो हम एलिमेंट्स को मिला रहे होते हैं। मसलन ये केमिकल रिएक्शन है, कार्बन ऑक्सीजन से मिला और ये बन गया CO2। अब इस रिएक्शन में ना बज़ाहिर तो ये कार्बन एक एलिमेंट मिला, ऑक्सीजन का भी एलिमेंट मिला, लेकिन असल में ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है ये एटम पर ही तो मुश्तमिल होता है। तो अगर एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एटम, उन एलिमेंट्स के एटम रिएक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और उसके साथ साथ वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भी टेक पार्ट कर सकता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एटम। तो एटम की टाइप्स में देखा जाए तो एटम बेसिकली दो तरह का है, एक होता है डिपेंडेंट एटम और एक होता है इंडिपेंडेंट एटम। इंडिपेंडेंट एटम वो जो आजाद रह सकते हैं, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये जो इंडिपेंडेंट एटम है इनको स्टेबल एटम भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट वही होगा ना जो स्टेबल होगा, जिसको किसी के साथ मिलने की, रिएक्शन करने की जरूरत नहीं। तो जिसको किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है वो स्टेबल है, वो इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट की एग्जांपल में आपने सिर्फ याद रखना है नोबल गैसेस। इंडिपेंडेंट की एग्जांपल में नोबल गैसेस को याद रखना है जो 6 हैं, जैसे हीलियम है, जैसे नियॉन है, ऑर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, और जीनॉन है, और रेडॉन है। ये वो नोबल गैसेस हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं को इंडिपेंडेंट एटम या स्टेबल एटम कहा जाता है। और दूसरे अनस्टेबल एटम या डिपेंडेंट एटम मतलब जो दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, दैट आर कॉल्ड डिपेंडेंट, दैट आर कॉल्ड अनस्टेबल एटम। और आप ना पीरियोडिक टेबल में ये जो नोबल गैसेस वाला 8वां ग्रुप है, 18th या 18वां ग्रुप बनता है, इसको छोड़ दे और इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं जो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं या पीरियोडिक टेबल का हिस्सा हैं, वो डिपेंडेंट एटम है, वो अनस्टेबल एटम है। स्टूडेंट्स, यहां तक आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब हम आएंगे लेक्चर नंबर 2, सेकंड लेक्चर में हम इससे आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।